यस स्टूडेंट। सो इससे पहले हम लोगों ने हमारे कृषि पर आधारित उद्योग पढ़ चुके थे, खनिज पर आधारित उद्योग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन उद्योग। रसायन इन द सेंस केमिकल्स, जो हम लोग केमिकल्स देखते हैं, कई सारे एसिड्स होते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं, तो जो केमिकल उद्योग, इसके भी भाई उद्योग ऑब्वियसली बनते ही हैं ये उद्योगों में, तो किस तरह से क्या बन रहे हैं, कैसे केमिकल्स का यूज है, ये सब उद्योगों में देखने को मिलता है। तो हम लोग आज देखेंगे रसायन उद्योग में। देखिए, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा, फैल रहा है। एक टाइम था जब रसायन उद्योग ना तो हमारे भारत में था और ना इतना विकसित था। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। कितने प्रतिशत है? 3%। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। एशिया का कौन से बड़े स्थान पर है? ये तीसरे बड़े, और विश्व में 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार की भी निर्माण इकाइयां शामिल है, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारी यूनिट्स इसमें शामिल की जाती हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के जो रसायन हैं उसमें हम लोग तेजी से विकसित हो ही रहे हैं, ठीक है ना। अकार्बनिक रसायनों में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? अकार्बनिक रसायन है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, ऐश, कांच, साबुन, शोधक, और उसके अलावा कास्टिक सोडा, ये सब किसमें है? अकार्बनिक है, ठीक है ना। तो अकार्बनिक में मतलब इनऑर्गेनिक में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये कृत्रिम वस्त्र बनाने में, प्लास्टिक वगैरह इन सब में यूज किया जाता है। उसके अलावा नाइट्रिक अम्ल या सोडा ऐश है, ये कांच, साबुन वगैरह बनाने में यूज होते हैं। तो ये सब क्या हमारे अकार्बनिक रसायन है, ठीक है ना। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? ऑब्वियसली यार, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। जब इन चीज़ों को हम यूज़ में लेते हैं, जो वस्त्र है, प्लास्टिक है, रंग रोगन है, इन सबको हम यूज़ में लेते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ और दवाइयाँ, औषधि रसायन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थित होते हैं, क्योंकि ये वहीं पर मतलब इनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना। रसायन उद्योग, उनके लिए कच्चा माल हम लोग केमिकल से ही लेते हैं, तो वो वहाँ पर इनको मिल जाता है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि हम जितना उसको प्रोडक्ट करते हैं उतना उसको कंज्यूमर भी हैं। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों सबके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग कृषि की उत्पादकता और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उर्वरकों का यूज़ करते हैं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोटिक उर्वरक और अमोनिया फास्फेट मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 पोषक तत्व उर्वरक, नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाश शामिल हैं। तो ये कुछ तरह के कुछ आपके उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है ना। और फर्टिलाइजर्स का तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में होने वाला पोटाश यौगिकों का भंडार नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम पूरी तरह से क्या आयात करते हैं, आयात इन द सेंस अपने देश के लिए लेते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का पोटाश या पोटेशियम यौगिक है ही नहीं है, ठीक है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, ये सब यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है? उर्वरक और उद्योग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, यहाँ पर भी आपको कौन सी ये उर्वरक उद्योग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम भाई क्या है ना कि आज की डेट में हम लोग जैसे सीधी सादी से हम खेती करना चाहें तो नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएँ, तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें भाई उर्वरक भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट आप लोग जानते ही हैं, घर बनाने के काम आती है। तो इसका निर्माण कार्यों जैसे कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, न जाने कितनी चीज़ें हैं, हम लोग जो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सबके लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
इस उद्योग को भारी या स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम इन सब की से ज़रूरत होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यक है। ठीक है, इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में के बाजार की उपलब्धता होती है। पहला सीमेंट उद्योग, ये याद रखना। देखो जो चीज़ मैं मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाकर बताती हूँ। जैसे सीमेंट उद्योग याद रखना, पहला सीमेंट उद्योग था 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है ना। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। मोटर गाड़ी यात्रियों सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन के पश्चात, उदारीकरण क्या होता है कि जब सभी चीज़ों को मतलब आसानी से मतलब मिलने लग जाए, तो उदारीकरण जब हुआ था मतलब प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, उसके बाद पब्लिकाइजेशन हुआ, और लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमी में मतलब जो भी चीज़ें करना बहुत इजी हो गया। तो लिबरलाइजेशन के बाद आधुनिक मॉडल के बाजारों वाहनों की मात्रा बढ़ गई थी, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक उद्योग, देखो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक भाई आज तो आप जानते ही हैं, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता हमारे लिए और कुछ भी है। टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीफोन एक्सचेंज, डाटा, ये सब कुछ हमें किससे मिलते हैं भाई? ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से मिलते हैं। और आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जैसे मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई, कलकत्ता, ये सब क्या है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना। और यह भी बहुत अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का भी, देखो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक जब बढ़ेगा तो उसके साथ जो हार्डवेयर आते हैं, उसके सॉफ्टवेयर, ये भी धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा भाई। एक चीज़ अगर आपकी आ रही है तो और भी सारे उद्योग भी तो बढ़ेंगे ना उसके साथ जो लाइन में लगे हुए हैं। तो ये है। आगे हम लोग देखें, अब देखो क्या है ये उद्योग, मैं तब से आपसे बात कर रही थी कि भाई उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अरे बढ़ रहे हैं तो उनसे प्रदूषण भी तो हो रहा है। जो हमारी प्रकृति है वो पूरी तरह से खत्म तो हो रही है सिर्फ इन्हीं उद्योगों के कारण। ये उद्योग बढ़ते जा रहे हैं और हमारी प्रकृति को क्या कर रहे हैं, खत्म ही करते जा रहे हैं। तो कई सारे प्रदूषण भी होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण। कैसे मैम? भाई वायु ऑब्वियस है, जो इतनी गंदी गंदी हवाएं, वो क्या गैसेस निकलती हैं, इतनी जहरीली गैसेस जब इन्वायरमेंट में जाती है तो उसको प्रदूषित ही करती हैं। जल प्रदूषण, भाई इनका जो कचरा है वो निकल कर जल में जाता है तो जल प्रदूषण भी होता है। ठीक है। उसके बाद भूमि प्रदूषण भी होता है, लैंड डिग्रेडेड होती है। और ध्वनि, भाई जब ये कारखाने इतने चलते हैं, शोर आता है तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात हम लोग करेंगे वायु प्रदूषण की। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। देखो क्या होता है कि जब जैसे कारखाने काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी गैसेस निकलती हैं। और जब ये गैसेस निकलती हैं तो वायु को क्या पूरी तरह से प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा, धुआं आदि। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, छोटे बड़े कारखाने, तो ये सब क्या हैं भाई? ये जो इतनी सारे केमिकल्स निकलते हैं, इतने सारा धुआं निकलता है, धूल निकलता है, इससे क्या होता है कि भाई जितनी भी वायु है, ये जो जहरीली गैसें निकलती हैं, ये क्या होती हैं हमारे, भाई आप लोग देख रहे होंगे आज की डेट में दिल्ली का क्या हाल है
किस वायु प्रदूषण के कारण ही तो है ये दिल्ली का जो हाल है कि जो वायु है उसके में इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इतनी जहरीली गैस है वो वायु ले चुकी है कि अब वो आपको भाई जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रदूषण करोगे तो होगा क्या, नुकसान आपको ही होगा। भाई प्रकृति अपना बदला ले लेती है, प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेती है, उसको पता है, बट प्रॉब्लम इज विथ यू, आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी ये आप देखिए। वायु प्रदूषण से भाई डायरेक्ट हम जो सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं जहरीली गैसें जब हमारे अंदर जाती हैं तो मानव का स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो जाता है, पेड़ पौधे इमारतें ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जल प्रदूषण, देखो उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से, जब नदी में हम उन्हें छोड़ेंगे तो क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, शालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्या है भाई, इनसे क्या होता है कि इनके जो केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, पानी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, कीटनाशक वगैरह उर्वरक वगैरह ये सब क्या नदियों में जाते हैं और नदियों में जाकर क्या करते हैं, ये जल प्रदूषित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिम और लो स्पार्क की अशुद्धियाँ, मतलब उनकी जो गंदगी होती है, जहरीली गैसेस होती हैं, वो भी सब जितना भी ये गंदगी है वो सब कहाँ जाती है, जल में जाती है और फिर जल प्रदूषित हो जाता है। ये देखो ये हमारा पिछला टॉपिक था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये पीछे का जो अपने टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तापीय प्रदूषण। क्या होता है, जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडे किए नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जैसे भाई कारखानों से गर्म जल भी निकलता है, लेकिन उसमें से क्या होगा कि हम उसको ठंडा नहीं करेंगे और बिना ठंडा किए उसमें छोड़ देते हैं तो उससे तापीय प्रदूषण हो जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अपशिष्टों व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कोई ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है कि वो उसमें मिलता है तो उससे क्या ताप बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कई सारी बीमारियां होती हैं। मृदा जल प्रदूषण आपस से में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण, कूड़ा करकट, ये सब क्या है, हमारी जो मृदा है उसको उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम करते जाते हैं, इसलिए तो सॉइल इरोजन हो जाता है। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया भी था, यही सारे रीजन है भाई, जब हमारी जो मृदा है वो खत्म होती जा रही है उसका रीजन भी तो यही है, मृदा के अनउपजाऊ होने का रीजन भी यही है, ये जो रसायन निकलते हैं। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से भाई ऑब्वियस है, जब इतनी ज़्यादा मशीनें चलती हैं, जनरेटर, लकड़ी चीरने कारखाने, जब इतनी सारी मतलब ड्रिल्स वगैरह चलती हैं तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और ध्वनि प्रदूषण से आप भी जानते हो कि जब बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो उससे कई बार ये हार्ट अटैक या फिर सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। आगे हम लोग देखें, अब भाई इसका रोकथाम तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। मैं अभी तब से बता रही हूँ आपको कि भाई जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जल प्रदूषण हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण, तो मैम इसके रोकथाम के भी तो उपाय होंगे, बिल्कुल हैं। तो देखिए विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, मतलब देखो जल का ज़्यादा उपयोग मत करो भाई, जैसे उद्योग वगैरह हैं इसमें ज़्यादा आप जल का उपयोग मत करो, या फिर एक काम करो उसको पुनर्चक्रण का द्वारा उसको पुनः यूज़ करो भाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसी में यूज़ करो ना, उसको फेंको मत, या जल को कम से कम यूज़ करो। उसके अलावा जल की आवश्यकता हेतु वर्षा जल संग्रहण करो, जो हम लोग पर्यावरण का निम्नीकरण कर रहे हैं, जल की आवश्यकता, जल इतना खत्म होता जा रहा है तो उसके लिए वर्षा जल संग्रहण करो ना। नदियों तालाबों में गर्म जल या अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उसको शोधन करो, उसको ठंडा करो, तब कहीं जाकर उसको नदियों में प्रवाहित करो, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। देखो यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं उनको छटाई करो, छोटे छोटे टुकड़े करना और फिर उसे ढकना, तलछट में जमा करना, ये होता है। सेकंड जैविक प्रक्रियाओं का द्वितीयक शोधन, इसमें क्या होता है, जो जैविक रसायन होते हैं, जैविक रसायन या भौतिक क्रियाओं द्वारा, मतलब जैविक रसायन है उसकी मतलब भौतिक तरह से उसका यूज़ करो, मतलब जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं
इनका कम यूज़ करना। और नेक्स्ट है इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, मतलब जो हमारा अपशिष्ट जल है, मैं बार बार बता रही हूँ, उसको फिर से यूज़ में लेकर आओ ना, अभी अपन ने बढ़ा भी था आगे, ठीक है। जहाँ भूमि जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, अभी हमारा चैप्टर वैसे भी खत्म होने वाला है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, जितनी भी ज़्यादा आप जल को बचाओगे, जितने ज़्यादा आप कानूनी प्रतिबंध लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जो पर्यावरण है उसको बचा पाओगे, ठीक है ना। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपण, ठीक है। तो ये सब तो आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप अपने चाहते हैं कि आपका जो पर्यावरण है, आपके उद्योग हो जाए पर्यावरण, और एक तो शहर से दूर लगाओ भाई कारखानों को, जिससे क्या है वहाँ की जो एयर है वो प्रदूषित ना हो। वैसे तो कहीं भी प्रदूषित होगी, लेकिन जल के किनारों पर नहीं, जल में जो अपशिष्ट है उसको मत छोड़ो। कम से कम भाई, जितना कम आप यूज़ करोगे, जितना कम आप ऐसी मशीन्स का यूज़ करोगे जिसमें ध्वनि प्रदूषण हो, वो भी कम करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप सतत विकास की ओर बढ़ पाओगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को एक बार आप थोड़े से अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, ये चैप्टर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये पूरा चैप्टर आपके फैक्ट पर काम करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इसके पढ़ने पड़ेंगे। चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है नाउ। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।